प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो गोल्डन या प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 7 हुआ था कोचिंग में 17 नवंबर को, उसका फिजिक्स का सॉल्यूशन आज कराया जाएगा, जिसमें कि पहला पार्ट जिसमें 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है। आई होप उसको आप लोग देख चुके होंगे। जो क्वेश्चन आपको गलत हुए होंगे उसके एनालिसिस आप कर चुके होंगे। आज सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन इसका कराएंगे। इसमें 15 क्वेश्चन आज सॉल्व कराएंगे, फिर 15 क्वेश्चन और आ जाएंगे, तीसरे वीडियो में इसको अपलोड कर देंगे। थोड़ा लंबा वीडियो बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट में इसको सॉल्व करा दिया जाता है। आप श्योर इसको एनालिसिस कीजिए, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको आप एनालिसिस कीजिए, चेक कीजिए और उसको सीखिए। और जो टेस्ट नंबर 8 है, 8वां टेस्ट, इसका इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जो कि 1 दिसंबर को इसका टेस्ट है, फ्राइडे को, और इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन का वीडियो अपलोड हो चुका है। उसको आप देखिए, जिससे कि सिलेबस आपको पता चल जाएगा, क्या टॉपिक है ये पता चल जाएगा, डेट और टाइमिंग सब पता चल जाएगा, और आकर के समय से आप टेस्ट दीजिए। ओके बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि 15 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कराया जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। और इस बार का जो टेस्ट हुआ था 7 नंबर टेस्ट, इसमें फिजिक्स का जो सिलेबस है बता चुके थे। मॉडर्न फिजिक्स के 2 टॉपिक हैं, जिसमें कि ऑलरेडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और लॉजिक गेट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर लिथियम मेटल इज, देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट 6250 एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पहले जानो तो होता क्या है बेटा। किसी भी मेटल पे लाइट इंसिडेंट कराने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसके लिए एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट होता है। उससे ज्यादा वेवलेंथ का लाइट अगर इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। यही मेन कहानी है, इसको जानिए। मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच आर नेसेसरी टू एमिट द फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल ऑफ एनी सरफेस। तो यहां पर हम देखें प्यारे बच्चों, तो कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी, देखो कितना लाइट का वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट कराने से इलेक्ट्रॉन एमिट हो चुके हैं, तो मोर देन इतना, ये तो गलत है। देख रहे हो, इससे ज्यादा का अगर आप वेवलेंथ का इंसिडेंट कराओगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी लेस और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के एमिशन कराने के लिए। और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मोर आर इक्वल टू, ये फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए ये बेटा मोर आर इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ये कहानी है, ये जो जानेगा इसे क्वेश्चन कर सकता है। तो ऐसा देख रहा है, देखो इक्वल टू आर लेस देन 6250 एंगस्ट्रॉम, यही वाला वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन को एमिट करा पाएगा, बाकी कोई एमिट नहीं करा पाएंगे। इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप देखिए और इससे इसका आंसर समझिए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन 17, the work function for a metal A, B and C are respectively, है ना, 3 प्रकार के मेटल हैं। इसका वर्क फंक्शन इतना देखो कम है, इसका वर्क फंक्शन थोड़ा ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है। इन तीनों में से सबसे हार्ड मेटल ये है, ये थोड़ा सॉफ्ट है, ये सबसे कम सॉफ्ट है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट है। तो इसका वेवलेंथ दिया है, देखो इतना जो इंसिडेंट लाइट हो रहा है, तो कौन सा ऐसा मेटल है जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं। तो तुम इसका जरा एनर्जी देखो, जो लाइट है इसकी कितनी एनर्जी है। तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला होगा Hc अपॉन लैम्डा, और इसका ट्रिक होता है बेटा 12400 अपॉन लैम्डा का वैल्यू रख दो, एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। ये जो ट्रिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देता है, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो अब यहाँ वैल्यू रख दो 12,400 अपॉन लैम्डा का वैल्यू 4100 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों बेटा कैंसिल हो गया और यहाँ से 124 अपॉन इसको नियर अबाउट ऑफ 40 मान लो तो 12.4 अपॉन 4 तो नियर अबाउट 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसका मतलब जो इंसिडेंट लाइट है इसकी इतनी एनर्जी है और ये वाला वर्क फंक्शन इससे ज्यादा है, यानी ये जो रेडिएशन है इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, लेकिन ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये दोनों वैल्यूज इस वाले एनर्जी से क्या है, कम है। इसका मतलब इन दोनों मेटल से ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएगा, इस वाले से एमिट नहीं करा पाएगा, यानी A एंड B ओनली। नन ऑफ दिस गलत है, ऑल ऑफ थ्री मेटल गलत है, A ओनली गलत है। तो कौन सा आंसर सही है? A एंड B ओनली। सी वाले का इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन इसके एनर्जी से देखो क्या है, ज्यादा है। और जब तक इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा नहीं होता है इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाते। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो एकदम सिंपल कांसेप्ट है। देखो कांटिंग एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, कांटिंग एनर्जी होता क्या है स्टेट इक्वेशन से hν माइनस 5, तो इसका अगर आप कंपैरिजन कर लो तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा mx माइनस c, और y इज इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ सबको पता है, इधर फ्रीक्वेंसी होगा और इधर क्या होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी, तो y इज इक्वल टू mx माइनस c स्ट्रेट लाइन पासिंग बिलो ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग बिलो ओरिजिन यहां से पास होगा और ये ग्राफ ऐसे आएगा, है ना। तो पूरे फोटोवोल्टिक इफेक्ट में सारे ग्राफ लगभग ऐसे ही आते हैं। कांटिनेंसी फ्रीक्वेंसी के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग बिलो ओरिजिन होगा, तो इसका आंसर कौन सा है? डी होगा। अब इसमें क्या है, ये स्लोप इसका देखा जाता है, तो इसका जो स्लोप होता है प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होता है, जो इंटरसेप्ट होता है ये वर्क फंक्शन के बराबर होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ये जो टॉपिक पढ़ाया गया था इसमें ग्राफ प्लॉट कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन, the ratio of de Broglie wavelength of molecule of hydrogen and helium। देखो हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, एटम की बात नहीं कर रहा है। एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस, तो de Broglie wavelength is equal to h upon root over 2m into kinetic energy is equal to h upon root over। तुम देखो तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिसमें इसको हमने टेम्परेचर में कन्वर्ट किया था, तो आ गया था 3m into बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k into टेम्परेचर T। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का नाम ले रहा है, हीलियम का नाम ले रहा है, तो h इज प्लैंक कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे de Broglie wavelength बेटा मास और टेम्परेचर दोनों पे जाएगा। आ रहा समझ में? इसलिए यहाँ का जो de Broglie wavelength है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ओवर मास इनटू टेम्परेचर। तो de Broglie wavelength ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 अपॉन de Broglie wavelength ऑफ हीलियम, है ना, इज इक्वल टू रूट ओवर मास ऑफ हीलियम इनटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 इनटू टेम्परेचर ऑफ H2, है ना, पलट जाएगा ना। अब आप देखो हीलियम का मास अगर 4m रख दो और टेम्परेचर कितना दिया है वही तो देखना पड़ेगा, है ना। हीलियम का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है, इसका 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 127 में 273 प्लस कर लो, तो 127 प्लस 273 मिलके आ गया कितना 400 केल्विन में बदल दो। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास m है हीलियम के रिस्पेक्ट में, लेकिन मॉलिक्यूल है इसलिए ये 2m हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा। आज 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 273 इसमें सम कर लो तो ये आ गया कितना 300। मास से मास कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो बेटा कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल होकर के रूट ओवर 8 अपॉन 3 de Broglie wavelength का दोनों का रेशियो आ गया।
यहाँ मास भी लेके चलना है, टेम्परेचर भी लेके चलना है, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है, और आंसर हम लोग को मिल गया √8/3। क्वेश्चन नंबर 20 number question. In a photoemissive cell, the exciting wavelength is lambda. The farthest electron has speed v. If the exciting wavelength change to 3 λ/4, बाद में wavelength को 3 λ/4 कम कर दिया, तो speed of the fastest emitted electron will be. अब कितना स्पीड होगा वो बताना है। तो पहले वेवलेंथ लैम्डा है, बाद में 3 λ/4 है, पहले स्पीड v है, बाद का स्पीड बताना है। तो इसके लिए आइंस्टीन का फोटोरेटिक इक्वेशन लगा दो, k = hc/λ माइनस वर्क फंक्शन 5। ओके, और ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। बाद में कंटिन्यूअस हो जाएगा k डैश = hc, और वेवलेंथ कितना दिया है 3 λ/4, है ना। देखो ना, बाद में वेवलेंथ 3 λ/4 करना है, और वर्क फंक्शन तो बेटा वही रहेगा। तो यहां से आ गया k डैश = 4, न्यूमरेटर में चला गया 4hc/3 λ माइनस 5। ये कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। अब यहां से k डैश = देखो hc/λ का वैल्यू यहां रख दो, 4/3 यहां पुट कर लो, रहने दो, और hc/λ का वैल्यू यहां से hc/λ = k+5, यहां रखो बेटा k+5, ये आ गया k डैश, और ये -5 पहले से है, देखो -5 यहां पहले से है, तो ये आ गया 4k/3 + 4π/3 -5, k डैश = 4k/3 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 5/3, यानी जो k डैश का वैल्यू है ये इससे कितना ज्यादा है, तो k डैश इज मोर देन 4k/3। अब k डैश को स्पीड में बदल लो, k को स्पीड में बदल लो, तो देखो k डैश इज मोर देन 4k/3, तो k डैश का वैल्यू आ जाएगा कितना, हाफ m v डैश का स्क्वायर मोर देन 4/3, और पहले कंटिन्यूटी कितना रहा है, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि स्पीड पहले v दिया है, हाफ m से हाफ m क्या हो गया, कैंसिल, तो v डैश का स्क्वायर इज मोर देन 4/3 v स्क्वायर, रूट ले लो, तो v डैश इज ग्रेटर देन v ब्रैकेट में 4/3 का रूट का मतलब क्या हो गया 1/2। देखो ये स्पीड बाद में आ गया। आंसर कौन सा मिला, ये ग्रेटर देन 4/3 पावर 1/2 इंटू v, ये आंसर है। तो इसका देखो बेटा, चाहो तो डायरेक्ट आंसर टिक लगा सकते हो बिना सॉल्व किए, क्योंकि बाद में वेवलेंथ कम हो रहा है। देखो पहले वेवलेंथ लैम्डा है, बाद में कम कर रहा है, तो वेवलेंथ कम कर रहा है तो कंटिन्यूअसली पहले वाले से ज्यादा होगी, स्पीड पहले वाले से ज्यादा होगी, तो सीधे आप टिक लगा सकते थे बिना सॉल्व किए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। The maximum velocity of an electron emitted by light of wavelength lambda is incident on the surface of a metal of work function 5। ठीक तो है, लैम्डा वेवलेंथ दिया है, वर्क फंक्शन 5 दिया है, और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। आइंस्टीन का फोटोरेटिक इक्वेशन आप लगा दीजिए, आइंस्टीन का फोटोरेटिक इक्वेशन k = hc/λ -5। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ m मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर = hc -λ5/λ, तो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर 2 इधर चला गया, ब्रैकेट में hc -λ5 मास इधर आ गया, ये आ गया बेटा λm। अब मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है तो रूट ले लो, तो जो बेटा रूट लोगे आंसर किस तरह से दिया है देखते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आ गया 2 ब्रैकेट में hc -λ5/λm का रूट का मतलब
होल पावर 1/2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो देखा जाए तो ये आंसर हम लोग को मिल गया, मिला देना, देख लेना। 22 नंबर क्वेश्चन में photoelectric emission is observed from a metallic surface for frequencies nu1 and nu2, v1 v2 नहीं है, nu1 more than nu2 if the maximum values of kinetic energy of the photons emitted in the two cases are in the ratio 1:k, then threshold frequency of the metallic surface, nu1 nu2 threshold frequency पूछ रहा है, kinetic energy का रेशियो 1/k दिया है। तो आ जाओ बेटा आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पर। आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन K is equal to hnu minus phi, काइनेटिक एनर्जी K is equal to, काइनेटिक एनर्जी है is equal to hnu, और इसको लिख सकते हो h into थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। यहाँ से आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी is equal to h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। तो पहले काइनेटिक एनर्जी बेटा K1 लिख लो इक्वल टू h, पहले फ्रीक्वेंसी दिया है न्यू1, तो न्यू1 लिख के यहाँ न्यू नॉट लिख दो, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बाद में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा K2 h ब्रैकेट में न्यू2 माइनस न्यू नॉट, ये हो जाएगा बेटा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो याद गया K1 अपान K2, h कॉमन हो गया, न्यू1 माइनस न्यू नॉट अपान न्यू2 माइनस न्यू नॉट। इसका रेशियो क्वेश्चन में 1/k दिया है, ये हो गया न्यू1 माइनस न्यू नॉट अपान न्यू2 माइनस न्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K न्यू1 माइनस K न्यू नॉट is equal to nu2 minus nu नॉट। इसको इधर लेते आओ, इसको इधर लेते आओ, इधर आएगा तो न्यू नॉट माइनस के न्यू नॉट, इसको इधर लेते आओ, ये हो जाएगा nu2 माइनस के nu1। अब इसमें क्या करो, न्यू नॉट कॉमन ले लो, तो न्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस के इक्वल टू क्या है, न्यू2 माइनस के न्यू1, न्यू2 माइनस के न्यू1, और यहां से न्यू नॉट फाइंड करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो न्यू2 माइनस के न्यू1 अपान 1 माइनस के। क्या आंसर दिया भाई? ठीक है, ये पलट दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से माइनस ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर सकते हो, तो आ जाएगा K न्यू1 माइनस न्यू2 अपान K माइनस 1, ये आंसर आ गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखो बेटा पूछ रहा है, ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल का। तो सब आइंस्टीन इक्वेशन में बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक बेटा, ये आंसर सही। A particle of mass m at rest, देख रहे हो ये पार्टिकल है m मास का जो किसमें है, रेस्ट में, डिकेज इनटू टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2। जब रेस्ट में है ना, तो दो पार्टिकल में जब निकलेगा तो ये m1 इधर जाएगा और ये m2 इधर जाएगा, देख रहे हो, और यहां चलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका लीनियर मोमेंटम अगर P1 बनेगा तो इसका लीनियर मोमेंटम P2 बनेगा, लेकिन P1 और P2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि चूंकि रेस्ट में है तो जो मोमेंटम से ये निकलेगा उसी मोमेंटम से ये निकलेगा, जिससे कि दोनों का मोमेंटम आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ये क्लियर हो गया कि इन दोनों का मोमेंटम सेम है।
अब अगर डिब्राली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओ तो h अपान क्या आएगा p, h कांस्टेंट है, p दोनों का सेम है तो दोनों का डिब्राली वेवलेंथ सेम आएगा और डिब्राली वेवलेंथ सेम आएगा तो उनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा बेटा 1 आएगा। देखो ये 1 का रेशियो दिया है, 1:1 का रेशियो आएगा तो 1.0 दिया है यानी 1 का रेशियो है, सी ऑप्शन सही है। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, जब एक्सप्लोड होता है सडनली तो एक पार्ट अगर ईस्ट गया तो दूसरा पार्ट उसका वेस्ट अपने आप जाएगा। उसका मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए, कैंसिल तभी होगा जब दोनों का मोमेंटम सेम होगा और डिब्राली वेवलेंथ h अपान p होता है। जब मोमेंटम सेम है तो दोनों का डिब्राली वेवलेंथ सेम होगा, रेशियो कितना आएगा 1 आएगा। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज 1, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, the slope of the frequency of incident light and stopping potential graph for a given surface। देखो काइनेटिक एनर्जी आइंस्टीन का फोटोलिटिक इक्वेशन इज इक्वल टू h nu माइनस phi, स्टॉपिंग पोटेंशियल में इसको ev नॉट लिख दो, इज इक्वल टू देखो h nu माइनस क्या आ गया phi। यहाँ से बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड कर लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू आ गया h अपान e, e से डिवाइड हो गया न्यू और माइनस आ गया phi अपान e। अब इसका आप कंपैरिजन कर लो, y इज इक्वल टू mx माइनस c, तो स्लोप यही तो है, h अपान e इज स्लोप। तो जो स्लोप है m, ग्रेडियंट, भाई m का मतलब मास नहीं, ग्रेडियंट स्लोप, जो h नहीं h अपान e होता है, स्लोप होता है h अपान e। तो इसका आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 25 number question, the log graph between the energy E of electron and its Dirac wavelength lambda will be। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और डिब्राली वेवलेंथ में ग्राफ में, लेकिन लॉग का ग्राफ बताना है। तो आओ, डिब्राली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपान रूट ओवर 2m इंटू e। तो देखो ये सब कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट k अपान रूट ओवर क्या बच गया, e बच गया। अब टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो तो लॉग लैम्डा इज इक्वल टू लॉग k माइनस लॉग रूट ओवर e। तो यहां से आ गया बेटा लॉग लैम्डा इज इक्वल टू लॉग k और ये हो जाएगा e पावर हाफ, तो हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ लॉग e आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग लैम्डा इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग e प्लस लॉग k। लॉग k इज कांस्टेंट है। अब इसका तर्ज आ गया, देखो ये y एक्सिस पर है तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c की कहानी आ गई। तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो स्ट्रेट लाइन और स्लोप निगेटिव, तो इसका स्लोप है पॉजिटिव, इसका भी स्लोप है पॉजिटिव, इसका स्लोप है पॉजिटिव, इसका स्लोप क्या है नेगेटिव, सीधा आंसर सी लिखना है। स्ट्रेट लाइन होगा और नेगेटिव स्लोप होगा, लॉग लैम्डा और लॉग e का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 26, the correct curve between the stopping potential and the intensity of incident light। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है बेटा लाइट के इंटेंसिटी पर नॉट डिपेंड नहीं होता। स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, जो डिपेंड नहीं है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में कैसा ग्राफ आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा, कोई भी डिपेंड ही नहीं है तो कांस्टेंट ग्राफ आएगा, सीधा दिख रहा है ना। लेकिन वही अगर फ्रीक्वेंसी रहता तो भाई चेंज होता। क्वेश्चन नंबर 27, ये लॉजी गेट का क्वेश्चन है क्योंकि ये जो टेस्ट हुआ था इसमें दो टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस थे, फोटो डिफेक्ट और लॉजी गेट के। अब क्वेश्चन लॉजी गेट का शुरुआत हो रहा है। The table given below is which gate, किस गेट का XOR गेट, OR गेट, AND गेट, NAND गेट, किसका एक टेबल है। तो आप तुम देख लो बेटा कि इसमें
अब A और B और ये आउटपुट देखो है C, तो 0 और 0 मिलके 1 आ रहा है। तो देखो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होता है ना, जब ये क्या है 1 है, इसका मतलब ये आर गेट नहीं है, और 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है ना, और यहाँ पे 1 है, देखो 0 और 0 मिलकर 1 दिया है, इसका मतलब ये एंड गेट भी नहीं है। ओके, यानी आर गेट नहीं है, एंड गेट नहीं है। अब नैंड गेट और एक्सऑर गेट की बात करें तो आप ये देख रहे हो कि अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट कर लें, है ना, नॉर गेट मान लें, तो नॉर गेट मानोगे तो एडिशन करते जाओ, कॉम्प्लीमेंट करते जाओ, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, चलो सही है। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आना चाहिए, जबकि 1 है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये नॉर गेट भी नहीं है। अब अगर नाइंड गेट की बात करें तो तुम मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट करते जाओ। भाई नाइंड गेट की क्या विशेषता होती है? नाइंड गेट में जो आउटपुट मिलता है वह दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। क्लियर हो गया कौन सा गेट है? नाइंड गेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके पहले कौन सा क्वेश्चन? 27 साल हो गया, 28 करेंगे। 28 विच आर द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज बहुत सही, यूनिवर्सल गेट। तो याद रखिएगा बेटा, नोट्स में लिखाए हैं कि नार गेट और नाइंड गेट, ये दोनों गेट जो होते हैं सदाबहार गेट होते हैं। कौन सा गेट बेटा? सदाबहार गेट। ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि ऐसा गेट जिसके हेल्प से आप सारे गेट बना सको। नॉट गेट बना लो, एंड गेट बना लो, और गेट बना लो, एक्सऑर गेट बना लो। तो नैंड और नॉर ये दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो ये देखो एंड है, ये गलत है, नॉट ये भी गलत है, आर गलत है, कौन सा सही है? नॉर गेट। अगर नैंड गेट भी दिया होता ना तो वो भी सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी लॉजिक गेट का बेटा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सर्किट गिवन बिलो। मतलब ये कौन सा गेट है? तो देखो ये क्या है? आर गेट, नॉर गेट का दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिया है, तो ये नॉट गेट जैसे बिहेव करेगा। दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिया है, नॉट गेट जैसे बिहेव करेगा। और ये बेटा नॉर गेट है, दिख रहा है सिंबल से, तो यहाँ मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ मिलेगा बी का कॉम्प्लीमेंट, और आउटपुट इसका क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा ये पहले दोनों का सम करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का ये नार है तो होल कॉम्प्लीमेंट करेगा। लगा दो बेटा डिमॉर्गन थ्योरम, तो आ जाएगा ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस का हो जाएगा इनटू बी डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बेटा आ गया ए इनटू बी। ए इनटू बी मतलब कौन सा गेट? एंड गेट। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो एंड गेट मिल गया। तो कौन सा थ्योरम लगा? डिमॉर्गन थ्योरम लगा, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये नॉट गेट है क्योंकि दोनों इनपुट शॉर्ट है, नॉट गेट है दोनों इनपुट शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो, इसका किस गेट के लिए ट्रुथ टेबल है? ए एंड बी आर द इनपुट वाइज आउटपुट। तो देख लो, एक नार गेट है, एंड गेट है, एक्सआर गेट है, नाइंड गेट है। तो 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो बराबर 1 आ गया। 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो बराबर 1 आ गया। 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, कॉम्प्लीमेंट कर दो तो बराबर 1 आ गया, है ना। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो बराबर 0 आ गया। देखो सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कब मिल रहा है? जब इनपुट का मल्टीप्लाई करके, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो,
और मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट का मतलब कौन सा गेट बेटा, नाइंड गेट। कौन सा गेट, नाइंड गेट। आंसर मिल गया है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन देखो आज भी सॉल्व करा दिया। इसके जस्ट पहले जो वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बस एक वीडियो और अपलोड कर देंगे, 15 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करा देंगे, टोटल 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा उसको आप लोग एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और अगले टेस्ट की फटाफट आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।